नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिगुल ऑफ पीसीएस में। आज हमने जो कोटेशन लिया है वो है स्वामी विवेकानंद जी का। ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जैसे जानते हैं कि आप विवेकानंद जी काफ़ी बड़े व्यक्ति थे और ये युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन थे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन से। और आज हमने जो टॉपिक लिया हुआ है इकोनॉमिक्स से ही है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। नंबर बी, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। नंबर सी, घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी कि मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। नंबर डी, बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर जो इसकी ऑप्शन नंबर वन में क्या दिया है कि भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार कर सकती है। ये हो जाता है गलत, क्योंकि इसका जैसे कि हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो इसमें आरबीआई का भी बहुत बड़ा रोल होता है और साथ में भी सरकार का भी रोल होता है, ठीक है ना। तो केवल भारत सरकार, तो ये हो जाता है गलत, ठीक है। नंबर 2, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं होती। नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी भूमिका होती और यहाँ बोल रहा है कि कोई भूमिका नहीं होती, तो ये हो जाता है फिर आपका गलत, ठीक है ना। नंबर 3, घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी कि मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है सो, मनी सर्कुलेशन यानी कि जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो मनी सर्कुलेशन को अगर हम कम करेंगे तो हमारी जो मुद्रास्फीति है वो कम हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि मनी सर्कुलेशन को कम किया जाए मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता नहीं। अगर हम मनी सप्लाई बढ़ा देंगे तो हमारा मुद्रास्फीति जो है वो नियंत्रित नहीं होगी, वह अनियंत्रित हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो दिया हुआ सी दिया हुआ और यहाँ पर कुछ इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जैसे कि घटा हुआ मुद्रा परिचलन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ये और भी तो यहाँ गलत दिया हुआ, क्योंकि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों मिलकर क्या करती है, दोनों मिलकर काम करती है, ठीक है ना। और अपनी राजस्व नीति और मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। विकल्प डी भी गलत हो जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि के बिना मुद्रा प्रसार में वृद्धि से तरलता बढ़ने के चलते स्फीतिकारी दबाव बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता नहीं मिल पाती। अतः विकल्प सी सही होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा आपूर्ति में कमी के प्रयास किए जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा सप्लाई जो होती है यानी मनी सप्लाई को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसका क्या दिया है हम अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं उनके लिए जो CPI यानी एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर CPI, ठीक है ना। ये एक रिपोर्ट होती है, ये एक इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये कौन से विभाग द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, श्रम ब्यूरो द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक ना। तो आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है सामान्यतः किससे संबंधित होती है, किससे यानी कि मिलजुल कर ही आगे बढ़ता है, ठीक ना। तो किससे बताइए हमको। ऑप्शन नंबर ये अपस्फीति के साथ, नंबर बी स्फीति के साथ, नंबर सी स्टैगफ्लेशन के साथ और नंबर डी अति स्फीति के साथ। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अपस्फीति क्या होती है, स्फीति क्या होती है, अति स्फीति क्या होती है, ठीक है ना, और स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी दे देता हूँ कि अपस्फीति क्या आती है, ठीक है ना। स्फीति अस्फीति स्टैगफ्लेशन और अति स्फीति। देखिए यहाँ बताया है अस्फीति यानी कि इन्फ्लेशन नहीं, डिस इन्फ्लेशन। और जब डिस इन्फ्लेशन होगा यानी कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ठीक है ना।
और हम जानते हैं कि हमारा जो आर्थिक विकास जब होती है तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, ठीक है ना, और साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ती है, तो उसमें स्फीति का होना लाजमी है। तो स्फीति बढ़ेगी तभी हमारा आर्थिक विकास में वृद्धि देखने को मिल सकता है। अगर इन्फ्लेशन ही कम हो जाएगा तो फिर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है ना। और एक कंडीशन होता है स्टैगफ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन में ये होता है कि आप खर्च तो कर रहे हैं, ठीक ना, पर उसका जो आउटपुट है वो इकोनॉमी में दिखता नहीं है। जब आउटपुट इकोनॉमी में दिखता नहीं है तो हम लोग उस कंडीशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है ना। और एक होता है अतिस्फीति, यानी इसमें होता है कि आपका इन्फ्लेशन इतना अधिक बढ़ गया है कि आपके लिए ये हानिकारक साबित हो रहा है, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या हो रहा है, हानिकारक साबित हो रहा है। तो इस स्थिति को हम लोग कभी भी आर्थिक विकास के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा, स्फीति के साथ थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ते रहे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होते रहे। आइए आप देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। आर्थिक समृद्धि समय तक पूंजी निर्माण, बचत, निवेश, मांग और पूर्ति श्रृंखला में संतुलन, आयात निर्यात आदि कारकों से संचालित होती है। समृद्धि के लिए समस्त आर्थिक गतिविधियां बाजार में संपन्न की जाती है और वो भी मुद्रा के साथ। बाजार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि लेकिन आपूर्ति में कमी की स्थिति व कुछ अन्य कारक वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर महंगाई की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। इस रूप में मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना। हाँ, अब यह क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखते हैं। ए ऑप्शन नंबर ए दिया है, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। नहीं, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार नहीं रहते हैं, ठीक है ना, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, अच्छा ठीक है। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ये देखिए सीमांत उत्पादकता पूछ रहा है, ठीक है ना। अभी मैं बताऊँगा कि सीमांत उत्पादकता क्या होता है। और श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। श्रमिकों की जो उत्पादकता प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या है, नीची है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और इसमें क्या होता है कि जितने लेबर की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम करते हैं, जिससे आउटपुट जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए आउटपुट तो वो कम नज़र आता है, ठीक है ना, और कम नज़र आता है, उसी को हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अगर जो अधिक व्यक्ति हैं जो उसमें जो उस खेती करने में शामिल हो चुके हैं उनको अगर हम लोग बाहर पे निकाल देंगे फिर भी हमारा जो उत्पादकता है उतना ही बना रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक कट्ठा खेत है, ठीक है, एक कट्ठा ज़मीन है, एक कट्ठा ज़मीन में आप 5 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, सही है। आप अगर घर के सारे आदमी मिलकर और उसी एक कट्ठा खेत में सारे आदमी काम करेंगे, ठीक है, यानी कि मान लीजिए 5 आदमी पहले से काम कर रहे हैं और 5 आदमी और मिलकर जो यानी कि आप एक कट्ठा खेत में 10 आदमी काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो आपको तो उतना ही है। उस खेत से जो आपको इनकम होगा उतना ही होगा, अधिक तो होने वाला है नहीं। तो अगर आप 5 आदमियों को निकाल भी देंगे तो आपको जो प्रोडक्टिविटी है उतना ही रहेगा। तो जो एक्स्ट्रा 5 आदमी वहाँ पर गए काम करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि सीमांत उत्पादकता क्या होता है, शून्य है। जो 5 आदमी एक्स्ट्रा गए हैं उनका जो सीमांत उत्पादकता हुआ वो क्या हुआ, वो शून्य हुआ, ठीक है। इसका आंसर सी है, ठीक है। समझ गए ना आप लोग क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी सो, ठीक है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। जैसे कि प्राय ऐसा पाया जाता है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन के इष्टतम स्तर को प्राप्त करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग खेती में लगे रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें यदि खेती या कृषि से निकाल लिया जाए तो भी कृषि से प्राप्त कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। देख रहे हो ना क्या बोल रहा है परसों कि कृषि से प्राप्त कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी अगर निकाल भी दिया जाता है तो, ठीक है।
ऐसे श्रमिक जो ऊपर से देखने में तो रोजगार में लगे रहते हैं, पर वास्तव में रोजगार में कोई नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उत्पादकता शून्य है। इसीलिए उनके बाहर निकलने के बाद भी कुल उत्पादन पहले जैसा बना रहता है। ऐसे श्रमिकों को परछन बेरोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं? परछन बेरोजगार, यानी कि छिपी हुई बेरोजगार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम। जानते होंगे नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर। यहाँ से जो शब्द वाली जो यूज़ किया गया है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नागरिकों द्वारा, नागरिकों सिर्फ यहाँ पर सिटीजन के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर, ठीक। कुल उपभोग एवं निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी, यानी कि जो हमारी इनकम होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी सभी व्यक्तियों की इनकम क्या हो रही है उसको अगर हम जोड़ देंगे तो वो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी, ये बोल रहा है यहाँ पर। नंबर डी में क्या बोल रहा है कि उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो आपको उसमें राष्ट्रीय आय का परिभाषा अच्छा से दिया हुआ है, और जो परिभाषा वहाँ पर जो किताब में दी हुई है वो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ठीक ना। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं या पूर्व निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं ना, बस सेम टू सेम पूर्ण किताब में मिल जाएगा, ठीक है ना। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान 1 ईयर, ठीक है ना, उत्पादित अंतिम वस्तुओं या फिर सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी देश के निवासियों की कुल आय जिसे डिप्रिसिएशन घटाने के बाद साधन लागत पर मापा गया उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये भी सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। क्या बोल रहा है यहाँ पर? किसी देश में, एक्स देश है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना है और भी अनिवार्य रूप से होना ही है, ठीक ना। विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होगी तो अगर ग्लोबल लेवल पर, ठीक ना, अगर टेक्नोलॉजी के प्रयोग में अगर प्रगति होगी तो क्या कुछ ज़रूरी है कि आर्थिक ग्रोथ अनिवार्य रूप से उस देश के लिए होगा ही होगा। मान लीजिए भारत, मान लीजिए उस संदर्भ में भारत को मान लीजिए कि ग्लोबल लेवल पर जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़्यादा हो रहा, तो क्या मुझे ज़रूरी है कि भारत का जो आर्थिक अन्य की GDP है वो वृद्धि करेगी सर? ऐसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक्स में जनसंख्या वृद्धि होगी, अगर मान लीजिए भारत में जनसंख्या वृद्धि होती है तो क्या भारत की GDP बढ़ जाएगी? ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक्स में पूंजी निर्माण, देखिए कैपिटल, किसी भी देश का अगर GDP में वृद्धि हो रही है, चाहे उस देश का मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक ना, चाहे उसका जो GDP जो ग्रोथ हो रही है, तो उसको जो मेन फैक्टर जो होता है, ठीक ना, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए, ठीक ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके आंसर सी होना चाहिए। और ऑप्शन डी देखते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है, वो तो ठीक है, वो तो ग्लोबल लेवल पर सही है, लेकिन उस पर्टिकुलर कंट्री के GDP में वृद्धि होगी तभी होगी ना जब उस कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैपिटल फॉर्मेशन होगा तभी तो वो विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करेगी ना। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर जो बनता है, ठीक है ना, और यहाँ पर पूछ रहा अनिवार्य रूप से होना ही है, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर रहता है ऑप्शन नंबर सी। इसको आप थोड़ा सा ठीक से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार होते हैं, थोड़ा सा डीप में जाके जो समझना पड़ता है, अदरवाइज तो ये तो हवा की तरह बह जाएगा ऊपर ऊपर। क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर सी दिया, ठीक है, क्योंकि पूंजी आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। यह अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के स्तर, उत्पादन का ढांचा, तकनीकी प्रगति, उत्पादन क्षमता आदि का निर्धारण करती है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि लाई जाती है उसे हम पूंजी निर्माण कहते हैं। पूंजी निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू तो यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है, औसत कट किया, कोई बात नहीं, अगले बार पूरा मतलब PDF डाल दिया करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। देखिए, अब इन्फ्लेशन के बारे में पूछ रहा है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता है, ठीक है, जब इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन के दौरान में जो लोग कर्ज लेते हैं, ऋण लेते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बोल रहा है कि मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, आप ज़रा सोचिए कि जब इन्फ्लेशन का दौर चल रहा होता है तो जो लोग लोन लेते हैं तो क्या उनको लाभ होता है या हानि होती है? अब अगर ठीक से सोच पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो लोन लेते हैं उनको फ़ायदा होता है और जो लोन देते हैं उनको नुकसान होता है। ठीक, क्योंकि जो लोन दे रहे होते हैं उस वक्त पैसा का जो वैल्यू है, ठीक ना, उसका जो उनके मनी का जो परचेजिंग पावर जो होता है वो कम हो चुका होता है। आपको कोई भी चीज़ खरीदना होता है तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, यानी कि आपका किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन जो होता है एक उसका जो होता है वैल्यू कम हो चुका है। ठीक है ना, और वैल्यू कम होने के कारण जो लोग लोन दे रहे होते हैं उन्हें घाटा होता है और जो लोग लोन ले रहे होते हैं उनको फ़ायदा होता है। ये कंडीशन हो गया मुद्रास्फीति के समय। ठीक है, नंबर 2, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप बॉन्ड धारक तो समझते हैं, यहाँ पर बॉन्ड धारक, मान लीजिए कि सरकार ने कोई बॉन्ड जारी किया और आपने बॉन्ड खरीद लिया, उसके बाद आपने सरकार को पैसा दिया। ठीक, आपने सरकार को पैसा तो दे दिया और उस बॉन्ड में जो आपको जो कीमत लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 100 रुपये लिखा हुआ तो सरकार तो आपको 100 रुपये ही देने वाली है। ठीक है ना, और इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये जो पैसा आपको मिल रहा है 100 रुपये, ये आपको इसमें घाटा होने वाला है। ठीक है ना, इसमें आपको घाटा होने वाला है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाता है और ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर ये सही है। तो पूरे कथनों में से कौन सा सही है? तो सही केवल इसमें 1 है। ठीक, हाँ देखिए, हाँ अच्छे से मतलब आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना, कि क्या है नहीं है, सो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, नाम सुना है आप लोग? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, या केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, नंबर 3। या केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान कर सकता है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, केवल ठीक है, को ऋण प्रदान कर सकता है। नंबर 4, या किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर सकता है। तो IMF जो है वो बोलती है कि भाई आपको हम पैसा तभी देंगे जब आप हमारे साथ पार्टनरशिप यानी कि मेंबर, जब हमारे आप मेंबर बनेंगे तभी आपको हम ऋण उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होता है वह सदस्य देश, जो यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ, जब आप IMF के मेंबर बन जाते हैं तभी आपको ऋण मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसका आंसर C होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में अमेरिका में ब्रेटन वुड के 1944 के समझौते के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या से निपटने और स्थिर विनिमय दरों को कायम करने से संबंधित था। यह अल्पकालीन भुगतान शेष की समस्याओं से निपटने आदि का कार्य करता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है? ये शायद रिपोर्ट है ना, हाँ, वैश्विक वित्तीय स्थिरता यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक रिपोर्ट है। ठीक है, और ये बताना है आपको कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है,
तो बहुत सारे रिपोर्ट है, उसमें से एक रिपोर्ट ये है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको मैंने ले लिया है। तो इसको जो जारी करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये है आईएमएफ द्वारा इसका जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक, जिसे हम बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बोलते हैं। में भारत के रैंकिंग जो हमेशा समाचार पत्र में आप देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग है की घोषणा कौन करता है, ठीक है। इनमें से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? तो आप लोग अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे ध्यान से, ठीक है ना, तो आप लोग देखे होंगे कि इसको जो जारी करता है वो हमारा है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक भी बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य के लिए आपको भारत जैसे देश को लोन सस्ते दरों पर उपलब्ध करवाती है, ठीक है ना। तो और ये इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है, ठीक है। ये सारे जो सूचकांक आप देख रहे हैं ना, ये आपको लगभग सारे एग्जाम में जो है ना मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट सूचकांक हैं, ठीक है। तो आप लोग को जानना ज़रूरी है और ध्यान में भी रहना चाहिए आप लोग को कि ये सारे जो इंडेक्स है कौन जारी करता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो हमारा है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जो बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये क्या विश्व आर्थिक मंच WEF बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना। UN मानव अधिकार परिषद, UN वुमेन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सब तो जारी नहीं करता, बस ये हमारा जो WEF जारी करता है। और यह एक सरकारी नहीं, यह एक सरकारी संस्था नहीं है, यह एक इसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। और ये बहुत सारी इंडेक्स जारी करती है, तो इसके बारे में आप लोग जो थोड़ा सा एक बार ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे इंडेक्स जारी किया जाता है और वो सारे इंडेक्स कौन कौन से उसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सोचने वाली क्वेश्चन है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर आपको लेना है, यानी कि जो आपकी यहाँ जो जनसंख्या है उसका अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो आपको क्या करना चाहिए? ये भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए। तो कुशलता विकास का प्रोत्साहन, नंबर 2, और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ, नंबर C, शिशु मृत्यु दर में कमी, नंबर D, उच्च शिक्षा का निजीकरण। तो बताइए अगर आपको अपने जनसंख्या का लाभ उठाना है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात वही है कि भाई हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक है और युवा जनसंख्या है, तो उसको हम पहले स्किल करो, स्किल करने के बाद ही उसे जो किसी भी कार्य में लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो पहले उसे कुशल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुशल। जब तक उन्हें कुशलता का विकास आने की, जब तक हम उनके अंदर एक स्किल डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम उस जनसंख्या का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर ये तार्किक रूप से इन सभी ऑप्शनों में से ज़्यादा मिल करता है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है ना। और भी दिया, उसका आंसर क्या दिया? और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ। ये सारे ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है ना। तो उस शिक्षा का निजीकरण करने से कुछ नहीं होगा भाई। हायर एजुकेशन का अगर आप प्राइवेटाइजेशन करते हो तो उससे क्या होगा? तो ना हम मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड ले पाएंगे? नहीं, इससे कुछ नहीं होना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। शिशु मृत्यु दर में कमी, इससे क्या, इससे आपका जनसंख्या बढ़ेगा। शिशु मृत्यु दर में अगर कमी होता है तो यानी कि मरने वालों की संख्या कम हो रही है, तो यानी कि जो बच रहे हैं यानी कि उनकी पॉपुलेशन तो धीरे धीरे बढ़ ही रही ना, तो ये होने वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अच्छे से दिया गया है, ठीक है। देखते हैं वाला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।
और फिर हम लोग मिलेंगे इस तरह से कुछ नए सवाल जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक ना, धन्यवाद।